हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। मैं आशीष सर। आज हम आपके लिए साउंड एंड वेव का सेकंड टॉपिक मींस सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पे हम आज कंप्लीट स्टडी करके इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ना कि कुछ अगर बेसिक पॉइंट छूट जाएंगे तो मैं सेकेंड टॉपिक में कवर करूँगा, लेकिन एक भी पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। और कहाँ से स्टडी करना है, मैंने सब कुछ आपको वेव के बारे में चार्ट के थ्रू स्टडी कराया था, लेकिन मेनली सबसे लास्ट में आपको वेव की विशेषताओं के बारे में, मतलब क्वालिटीज़ ऑफ वेव के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके सवालों में पूछे जाते हैं, उसी को सिर्फ मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगा, अंडरलाइन करूँगा, जिसको आपको नोट करना है और समझते हुए चलना है। हमें पढ़ना है तरंग की विशेषताओं के बारे में, क्वालिटीज़ ऑफ वेव्स, तरंग की विशेषताएं। हम इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। नोट करते चलेगा क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा है। एग्जैक्टली हूबहू जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम हूबहू यही पॉइंट पूछा है, बस आपको स्टडी करते चलना है। आखिर तरंग की विशेषताएं क्या है, आपको मैंने बताया था तरंग पहले हैं क्या। एक मिनट बस सुन लीजिएगा। तरंग क्या होता है, मैंने बताया था तरंग को कहते हैं विक्षोभ का चलना, डिस्टर्बेंस का चलना। और वेव को वेव मान के मत पढ़िए, वेव को ऐसे समझिए कि ऊर्जा चल रही है। वेव को अगर वेव पढ़ के समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वेव को मान लीजिए ऊर्जा चल रही है, और क्या चलता है, संवेग चलता है, और क्या चलता है, डिस्टरबेंस चलता है। डिस्टरबेंस का चलना वेव कहलाता है। क्लियरली ये तो आपको पता है ना, वो तो वेव के बारे में था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरंग की विशेषताओं की सबसे बड़ी बात होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यास्थता और इनर्शिया मतलब जड़त्व, ये दो बातों पर निर्भर करते हैं। मतलब बिना इसके आपकी वेव नहीं चल सकती है। ठीक है, मेन पॉइंट प्रत्यास्थता और इनर्शिया पर ये डिपेंड करता है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, वेव को चलने के लिए सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो नहीं चलते हैं। पार्टिकल मैंने बताया था ना, वेव में पार्टिकल नहीं मूव करते हैं। ये पार्टिकल या फिर माध्यम के जो कण होते हैं, पार्टिकल कहें या फिर माध्यम के कण कहें, ये आपके सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट होते हैं अपने फिक्स पोजीशन पर। ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। आपको याद है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, सेम वही चीज़। तो ये क्या करते हैं, अपने प्लेस पर वाइब्रेट करते हैं और ये अपने पोजीशन को नहीं चेंज करते हैं। तो क्या है, पार्टिकल माध्यम के कण जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अपने प्लेस को नहीं छोड़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब वेव में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मैंने क्या बोला था, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना वेव में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेव चले जाते हैं। तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, जब ये ट्रांसफ़र होता है ना एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, तो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ उसके टच करने की वजह से, स्पर्श करने की वजह से क्या होती है, एनर्जी आपकी उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये चीज़ है। ठीक है, पार्टिकल अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल की पॉइंट कर दे रहा हूँ। एनर्जी भाई कैसे ट्रांसफ़र होती है, और मैंने ये भी बताया था, एनर्जी कहो या फिर मोमेंटम कहो, ऊर्जा कहो या संवेग कहो, दोनों का ट्रांसफ़र होता है इन वेव्स। क्लियरली रिमेंबर रखिएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे, पार्टिकल डज नॉट प्लेस आवर ओरिजिनल पोजीशन मतलब अपने रियल प्लेस को नहीं छोड़ते हैं, अपने रियल पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्लियरली। अब दूसरी चीज़, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछते हैं। माध्यम के कण जो वाइब्रेट करते हैं ना, वो अपने पोजीशन पर, यहाँ पे एक सिंपली फिगर के थ्रू समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वेव आपकी आगे चल रही है, ये इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए वेव हमारी ये आगे चल रही है, ठीक है ना, मैंने बोला था डिस्टर्बेंस आगे चलता है। तो ये वाइब्रेट कैसे करता है, कंपन। वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन करना। कंपन कैसे करता है, वो पार्टिकल अपने ही जगह पे ऊपर नीचे उछल कूद करता है। क्या करता है, अपने ही जगह पर उछलने लगता है, इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद फिर हम और आगे स्टडी कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब जो इसमें पार्टिकल होते हैं, जो माध्यम के कण होते हैं,
फोर्थ पॉइंट, माध्यम के कण की जो वेलोसिटी होती है, जो माध्यम के कण होते हैं जब वो विक्षोभ से टकराते हैं, डिस्टर्बेंस से टकराते हैं, तो जो माध्यम के कण होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस सडन पे जैसे विक्षोभ मिला, मैंने बोला ना उछल कूद करने लगते हैं, तो इस उछल कूद के दौरान इनकी वेग, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल यार, मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही अगर आप पॉइंट को स्टडी करोगे, विशेषता को रियल में पढ़ने लगोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि वो विशेषता बोल क्या रहा है। मैं इसलिए एक एक शब्द तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। जब उसको विक्षोभ मिलता है, एनर्जी मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, तो आप क्या करते हो, हर काम को एनर्जेटिक होके करते हो ना, उछल कूद करते हो। सेम वही चीज़, जब वेव को एनर्जी मिलती है तो वो उछल कूद करने लगता है, और जब उछल कूद करता है तो उसके प्रत्येक पोजीशन पर, उसके प्रत्येक स्थिति पर, समझिएगा, मान लीजिए ये वेव हमारी आगे चल रही है, ठीक है ना, तो जब इसको एनर्जी मिलता है तो ये पार्टिकल जब उछलता कूदता है ना, ये देखो इसी को तो कहते हैं ना उछलना कूदना, तो जब ये उछल कूद करता है तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, जब आप शुरुआत में खाना खाते हो तो बहुत एनर्जेटिक रहते हो ना, तो जिसको पहली बार एनर्जी मिलेगा वो सबसे ज़्यादा उछलेगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी घट के आगे जैसे पार्टिकल, मतलब एनर्जी जैसे ट्रांसफ़र हुई, उसको एनर्जी मिला, वो उछल कूद करने लगेगा, उसके बाद उसको एनर्जी मिली, वो उछल कूद करने लगेगा। तो मैंने क्या बोला, प्रत्येक पोजीशन पर, प्रत्येक स्थिति पर उस कंपन करने वाले कण की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इसी को कहते हैं, प्रत्येक स्थिति में फेज अलग अलग होता है, कला उसका अलग अलग होता है। अगर आपसे ये भी पॉइंट पूछ ले, वेलोसिटी अलग होता है, तो यहीं से एक टर्म निकल के आता है, इस टर्म को आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे हम कहते हैं कला। हिंदी में बस शब्द को सुन लीजिए, उसे हम कहते हैं कला, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फेज। तो वाइब्रेट करने वाले प्रत्येक पार्टिकल का फेज भी डिफरेंट होता है। सेम वही चीज़, ये आपका बिल्कुल कोरिलेट है इस वेलोसिटी पर ही। भाई वेलोसिटी बदल गई ना 100% से, और उसका कला आराम से बदल जाएगा। तो ये इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने ये पॉइंट समझा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो आपसे ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि फेज अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। प्रत्येक पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है डिफरेंट पोजिशन के दौरान, ठीक है। अब इसके बाद और एक पॉइंट सुन लीजिए, जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यहाँ पे वेव में थोड़ा सा कुछ स्पेशलिटी जो है, वो मैं स्पेशलिटी भी कुछ बता दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वेव की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। दो बड़ी इसकी ज़बरदस्त विशेषताएं हैं, उसको सुन लीजिएगा। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इस अनुदैर्ध्य तरंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया है, डेंसिटी एंड प्रेशर पर। एक क्वेश्चन इस पर पूछा है, बिल्कुल क्लियर, आप जाके देखिएगा। क्लियरली पूछा है कि अनुदैर्ध्य तरंगें किससे प्रभावित होती हैं, तो ये ऑप्शन है डेंसिटी एंड प्रेशर, दोनों से ये प्रभावित हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन रिमेंबर रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग को प्रभावित करने वाला कौन है, डेंसिटी एंड प्रेशर। और याद करिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, सबसे बड़ा रूल कौन है जो पूरे वेव को गायब कर सकता है, वो है उसकी इलास्टिसिटी, वो है उसकी इनर्शिया का नेचर। ये तो सबसे बड़ा गुण है जो पूरे वेव को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी ये पॉइंट आप रिमेंबर रख सकते हैं। दूसरी चीज, अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगें जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स। और इन फास्ट वे अगर मैं आपसे कह दूं, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल उछलने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में आपका क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ट्रांसवर्स वेव के, इस दौरान जो ट्रांसवर्स वेव हैं, खास बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए क्या करते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं। जैसे कि मेरी बात को सुनिएगा,
आपने लाइट के बारे में जब मैं वेव टॉपिक पढ़ाया था बहुत कुछ बताया था ना, इंटरफियरेंस गुण बताता है, विवर्तन को, डिफ्रैक्शन नेचर, बहुत सारे गुण पढ़ाया था ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन बिहेवियर को बताती हैं। पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं ध्रुवण, ये इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, जो कि है वेव। वेव के अंदर सब कुछ पाया जाता है, मैंने बताया ना वेव के अंदर सब कुछ पाया जाता है नेचर। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं, ध्रुवण के लिए क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस रखती हैं या अपने आप को ध्रुवण के लिए बताती हैं। और उसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगे, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये आपका विवर्तन आपने पढ़ा था ना, विवर्तन, इंटरफियरेंस और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन। विवर्तन और डिफ्रैक्शन दोनों के लिए ये क्या करती हैं, अपने आप को मीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, ये नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। विवर्तन और साथ ही साथ इंटरफियरेंस, ये 2 नंबर बस रिमेंबर रखिएगा। एक डिफ्रैक्शन का बिहेवियर और एक होता है विवर्तन का। विवर्तन का मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस का मतलब ये आपका कहलाता है, जो इंटरफियरेंस है इसे हम कहते हैं व्यतिकरण। क्या होता है, व्यतिकरण। रिमेंबर रखिएगा, दोनों नाम में बहुत कन्फ्यूज़न है, इसे हम कहते हैं व्यतिकरण। इंटरफियरेंस का मतलब व्यतिकरण, ये नंबर याद रखिएगा भाई। अनुदैर्ध्य तरंग क्या रिप्रेजेंट करती हैं, विवर्तन और व्यतिकरण। विवर्तन और व्यतिकरण, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कंप्लीट हो गए। ये सब बिहेवियर में पर्टिकुलरली सिर्फ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त आए हैं और यहाँ से पूछ सकता है। मैंने बोला है ना, आपके एग्ज़ाम में फैक्चुअल ही पूछता है, फैक्चुअल ही पूछता है। बस फैक्ट को रिमेंबर रखिए, आप एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से क्या करोगे, फोड़ के आओगे। और अब हम आगे चलते हैं, अब आगे हम चलते हैं मेन पॉइंट। मैंने बोला था इंटरफियरेंस वेव नेचर हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। कुछ ये विशेषताएं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी। अब हम बात करने वाले हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, V बराबर n लैम्डा। इसे हम कहते थे चाल बराबर, ये चाल किसकी थी, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। और आज आपको यहाँ पे मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि ये कैसे ऐसे आ गया, मतलब ये कैसे फार्मूला आ गया, आज आपको ये समझ में आ जाएगा। हम एक तरफ लिखते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, एक तरफ लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त आते हैं, मतलब मेरे लिए तो यार कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। अनुदैर्ध्य तरंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, और अनुप्रस्थ जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। देखो यार, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उनको डायरेक्टली थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिराइव किया था कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लोग हैं यार बिना फर्स्ट वीडियो को देखे यहाँ पर ना देखेगा, कम समझ में आएगा। ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान से समझना। अनुदैर्ध्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जहाँ भी अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहाँ भी अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, माध्यम के कण, पार्टिकल जो होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो, और विक्षोभ मतलब वेव मतलब एनर्जी, दोनों सेम डायरेक्शन में कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये बताया था। और अनुप्रस्थ में क्या होता है, वेव चलता है एक डायरेक्शन में, उछल कूद होती है परपेंडिकुलरली। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं वहाँ पे एक शब्द निकल के आता है, संपीड़न और विरलन। संपीड़न और विरलन मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगों के केस में संपीड़न और विरलन बनते हैं, वो भी क्रमागत मतलब रिस्पेक्टिवली। कैसे बनते हैं, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। समझ गए चीज़ों को। जहाँ पर भी वेव चलेंगी, जैसे कि ये देखिए, मैंने आपको इन जनरल बताया था ना कि वेव ऐसे चलती है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, एक बार टॉप जाना, एक बार बॉटम जाना, एक बार टॉप, एक बार बॉटम, एक बार टॉप, एक बार बॉटम, दिख रहा है ना। सेम इसी तरह से
यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होता है। सेम वही प्रोसेस अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन के बनने से एनर्जी ट्रांसफर होती है। संपीड़न का नाम ध्यान से समझना, संपीड़न, यूपी बोर्ड वाले तो वैसे ही समझ गए होंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। संपीड़न का मतलब होता है दबाना, दबाना, और संपीड़न को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन, और यही इसका नाम है। संपीड़न को कहते हैं कंप्रेशन। और विरलन, विरलन का मतलब आप पढ़े हो ना लाइट में, विरल और सघन, और लेकिन यहाँ पे नाम है रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, संपीड़न, विरलन। अनुदैर्ध्य तरंग के केस में क्रमागत या रिस्पेक्टिवली क्या बनते हैं? संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, या फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। समझ में आया? तो वेव को जैसे ये ऐसे चलती है, वैसे यहाँ पर वेव कैसे चलती है? थ्रू संपीड़न एंड विरलन। क्लियरली? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दो शब्द यहीं पे आया है, संपीड़न। जरा शब्दों से बस समझो, शब्दों से मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं भूलोगे। संपीड़न, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है ना। जब आदमी के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो कैसा रहता है? मस्त रहता है, और क्या करता है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई। जैसे मान लो आपको जब घर से प्रेशर पड़ता है तो आप क्या करते हो? ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ते हो। यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि जहाँ जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज़्यादा होता है। प्रेशर तो जनरल सी बात है भाई, दबाव पड़ेगा तो दबाव ज़्यादा होगा ही होगा। तो कंप्रेशन नाम से क्लियर है। संपीड़न मतलब दबना, और संपीड़न के केस में क्या आपका ज़्यादा होता है? नोट कर लीजिएगा, दबाव। दबाव का मतलब प्रेशर, जिसे हम लोग दाब कहते हैं। प्रेशर, प्रेशर, और साथ ही साथ डेंसिटी। क्या होता है आपका? डेंसिटी। ये दोनों यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मतलब कि आपसे सीधा सा सवाल पूछता है कंप्रेशन में क्या ज़्यादा होता है? दाब और घनत्व तो दोनों ज़्यादा होते हैं। सेम वही चीज़ विरलन में क्या होगा? विरलन में आपका दाब मतलब प्रेशर, और क्या? डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, ये दोनों कम होते हैं। ठीक है? कैसे रिमेंबर रखोगे यार? नाम से क्लियर है, संपीड़न, कंप्रेशन, जिसके ऊपर दबाव ज़्यादा उसके ऊपर दो चीज़ ज़्यादा, दबाव और घनत्व ज़्यादा। और विरलन का मतलब वहाँ पे दाब कम, घनत्व कम। और जाहिर सी बात है, आप खुद समझो, इसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ा है तो इसके पास ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो संपीड़न के ही केस में क्या ज़्यादा होता है? ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और विरलन के केस में ऊर्जा भी कम होता है। सिर्फ 3 पॉइंट मैंने समझाया, यहीं से आपके क्वेश्चन सब सॉल्व। कैसे? संपीड़न का मतलब डेंसिटी ज़्यादा, दाब ज़्यादा, पहला पॉइंट खत्म। विरलन आपका दाब कम, घनत्व कम, एनर्जी कम, खत्म। दूसरी चीज़, अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या बनता है? सीक्वेंस वाइज संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन। क्लियर? अब एकदम लास्ट पॉइंट समझ लो, लास्ट पॉइंट समझ लेना। अभी इसका रिलेशन इस इक्वेशन से है। और सबसे बड़ी बात है, आपसे क्वेश्चन को जब स्टडी करते हो, एक शब्द लिख के आता है, उस थर्ड पॉइंट को हैशटैग करके, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर एक भी पॉइंट आप गलती से स्किप करते हो तो आप ये मत कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया। मैंने वही पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के सवाल फोड़ के रख दे। थर्ड पॉइंट रिमेंबर रखना, सब भूल जाना ये मत भूलना। सवालों में क्लियर लिखा होता है संपीड़न से संपीड़न की दूरी, संपीड़न से संपीड़न मतलब कि कंप्रेशन से कंप्रेशन की डिस्टेंस, और साथ ही साथ विरलन, विरलन से विरलन की दूरी, रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन। क्लियर? कंप्रेशन से कंप्रेशन, विरलन मतलब रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक लाइन का फैक्ट तैयार, आपसे पूछता है एक संपीड़न से एक संपीड़न की दूरी क्या होती है? आंसर मार के आओगे लैम्डा, आंसर लगा के आओगे लैम्डा। क्लियर? ये दोनों के लिए अप्लाई है। एक विरलन से एक विरलन की दूरी को लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य होता है। आपने पढ़ा है ना वेवलेंथ, ये वही चीज़ है। ठीक? अब दूसरा चीज़, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताओ, जब एक संपीड़न से एक संपीड़न की दूरी लैम्डा है तो मैंने क्या बताया है? संपीड़न बनता है, विरलन बनता है, तब जाके संपीड़न बनता है। मतलब दो संपीड़न के बीच में एक रेयरफैक्शन आता है, या फिर दो कंप्रेशन के बीच में एक रेयरफैक्शन आता है। तो जरा मुझे बताओ, तब उस केस में संपीड़न से विरलन की दूरी क्या होगी? एक संपीड़न से एक विरलन की दूरी क्या होगी?
तो ऑलवेज आंसर दोगे λ/2। क्या मेरी बातों को समझ रहे हो? अभी इसको भी प्रूफ कर देता हूँ, बस सुन लो मेरी बातों को। संपीड़न से संपीड़न का है तब की दूरी लैम्डा, विरलन से विरलन का है तब की दूरी लैम्डा। और दूसरा पॉइंट, एक संपीड़न से एक विरलन, एक कंप्रेशन से एक रेयरफैक्शन की दूरी λ/2 होती है। अब जरा सा इसी को बिल्कुल मतलब कहीं से यार मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं से नहीं छोड़ूंगा, हर पॉइंट को रिमेंबर। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या बनता है सीक्वेंस वाइज, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बनता है आपका। मान लो यहाँ पे बना कंप्रेशन, ठीक, कंप्रेशन। इसके बाद क्या बनेगा, रेयरफैक्शन। इसके बाद बनेगा रेयरफैक्शन। इसके बाद क्या बनेगा, फिर बनेगा कंप्रेशन, ठीक, कंप्रेशन, ठीक। समझ गए मेरी बातों को? अब जरा बताओ, जब एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन की दूरी क्या है, लैम्डा है। जब एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन की दूरी लैम्डा है तो जाहिर सी बात है, खुद सोच के बताओ बीच की आधी दूरी क्या होगी? अरे यार λ/2 ही तो होगा। तो ये फैक्ट है, सवाल में यूज होता है और क्लियरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। आप जब सवाल को सॉल्व करते हो, मैंने यहाँ पे क्या बताया है, पूरे वेव का इक्वेशन, चाहे साउंड वेव हो चाहे दुनिया की कोई वेव हो, v = n लैम्डा से सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे के सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे। क्या करोगे, जब रेयर फैक्शन वाला डिस्टेंस दिया होगा यहीं पे लैम्डा रख के आंसर निकालोगे, अगर λ/2 है तो यहीं पे रख के सब कुछ डिफाइन कर लोगे। एक लास्ट में क्वेश्चन इस पर बेस्ड इतना ज़बरदस्त बताऊँगा, वो भी भूलोगे नहीं। क्लियरली इतने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अनुदैर्ध्य के बारे में। अब इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। जितना मैंने बोला है ये अनुदैर्ध्य के बारे में था। चलो इसी तरीके से अनुप्रस्थ को भी पढ़ लेते हैं। जितना उसके अंदर क्वालिटीज़ है सारे क्वालिटीज़ को पढ़ लेते हैं। चलो, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, सितार या फिर गिटार बजाते हो तो क्या वहाँ से निकलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक। जो भूल गए हैं भाई वो देख लें थोड़ा सा, ठीक, जो भूल गए हैं वो देख लें। हमारा गिटार कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे गिटार होता है और यहाँ पे बंधे होते हैं तार, ठीक। आप सब कुछ छोड़ो, ऐसे समझो, आवाज़ है ना, वेव है ना, हमें सुनाई देगा। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, कान है, ठीक, ये हमारा कान है। अगर हम यहाँ पे गिटार बजाते हैं तो होता क्या है भाई, साउंड हमें सुनाई देती है, जाहिर सी बात है, एनर्जी हमें सुनाई देती है, मतलब जैसे भी वेव चलता है साउंड सुनाई देता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है गिटार, भाई कैसे है समझना, बताया है, इसी का डेरिवेशन यहाँ पे इसका यूज़ है। वायर को हम कैसे बजाते हैं आप मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल समझ लो वायर होता है, आप विक्षोभ कैसे उत्पन्न करते हो, डिस्टर्बेंस कैसे करते हो, तार को पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो ना, टिंग टिंग करते हो तभी बजता है ना। अब जरा सोचो, जब तुम इसको टिंग टिंग करते हो तो पार्टिकल तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तार के पार्टिकल टूट के कहीं और चले गए, नहीं ना। तो पार्टिकल जो वायर के हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, इस वायर के पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, यही होता है ना। तभी आप देखते हो जब एक बार तार को छेड़ते हो तो वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ज़रा ध्यान से समझो, ये वायर कैसे हिल रहा है, ये वायर हिल रहा है अपने परपेंडिकुलरली, बिना प्लेस को छोड़े हुए। और हमें आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, बाहर की तरफ एनर्जी चली आती है, मतलब यहाँ से वेव चलते चलते कानों में आता है और वो कैसे हिलता है, परपेंडिकुलरली। तो क्या मेरे थॉट को समझ पा रहे हो? अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनका मोशन क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे बनता है श्रृंग और गर्त, पहला पॉइंट। अभी सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, ठीक। ये आपका जो मैंने बताया था, कानों में वेव ऐसे जाती है, क्लियरली, ठीक। और जो पार्टिकल होते हैं, जो तार था हमारा, वो परपेंडिकुलरली ऐसे उछलने लगता है। आप मुझे बताओ ये कैसा मोशन दिख रहा है, वेव चल रही है आगे की तरफ और पार्टिकल उछल कूद कर रहे हैं अपनी जगह पे, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। अब जरा समझना, पहला फैक्ट तैयार, पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। इस केस में जो उठा हुआ स्थान होता है, उठा हुआ मतलब ये दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ। थोड़ा और इसको अच्छे से बना देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, थोड़ा और इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक। सही है, ये हमारी वेव ऐसे चलती है। अब जरा ध्यान देना, आपसे सीधा सीधा पूछता है सेकंड पॉइंट, वहाँ पे कंप्रेशन पढ़े थे ना, यहाँ पे नोट कर लेना।
अनुप्रस्थ तरंगों के केस में क्या बनता है, इस उठे हुए स्थान को कहते हैं श्रिंग। इस उठे हुए स्थान को श्रिंग कहते हैं, जिसका नाम होता है ट्रफ। ठीक, उठे हुए स्थान को ट्रफ कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल उछल कूद कर रहा है तो जो सबसे ज़्यादा उछल कूद होगा, जो सबसे ऊपर वाला उछल कूद होगा, वहीं पे तो बनेगा ना ट्रफ। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार। अधिकतम विस्थापन के केस में, अधिकतम उछाल के केस में, अथवा मैक्सिमम वाइब्रेशन के केस में क्या बनेगा आपका, श्रिंग बनता है, ट्रफ बनता है। और आसान भाषा में कैसे याद रखोगे, इस उठे हुए स्थान को, और इस उठे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं, इस उठे हुए स्थान को श्रिंग कहते हैं। जितने भी ये ऊपर के तरफ उठे हुए स्थान है, ये वाले पॉइंट, जितने भी ये उठा हुआ दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, उठे हुए स्थान को श्रिंग कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। और रिमेंबर रखना, इस गिरे हुए स्थान को, इस गड्ढे वाले स्थान को गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त। गर्त का मतलब गड्ढा होता है ना, इतना तो पता है ना, गर्त का मतलब गड्ढा। तो वेव में गड्ढा वाला प्लेस क्या है, ये है। तो इस दबे हुए स्थान को गर्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रिस्ट। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या बनता है, ट्रफ और क्रिस्ट, श्रिंग और गर्त बनता है। ठीक, 2 पॉइंट तैयार, बस इतना रिमेंबर रखना। अब तीसरा पॉइंट ये भी समझ लो, सवालों में क्या पूछता है, यहाँ भी रिमेंबर रखना। एक श्रिंग से एक श्रिंग की दूरी, श्रिंग मतलब ट्रफ, श्रिंग मतलब ट्रफ, और या फिर क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब गर्त। सेम वही रूल, कोई डिफरेंस नहीं। बता इसलिए रहा हूँ, कहीं से मैं आपको छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। श्रिंग हो चाहे गर्त हो, श्रिंग हो या फिर गर्त हो, अब ध्यान से समझना। एक श्रिंग से एक श्रिंग की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। सवालों में यही लिखा होता है, एक श्रिंग से एक श्रिंग की दूरी इतना है, मतलब वो वैल्यू है। तो सवाल में क्या समझ जाओगे, वो लैम्डा गिवन है। ठीक है, तो एक श्रिंग से एक श्रिंग की दूरी लैम्डा, उसी तरह से एक गर्त से एक गर्त की दूरी को लैम्डा कहते हैं। क्लियरली, ये फैक्ट एंड हैशटैग फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। श्रिंग से श्रिंग, गर्त से गर्त की दूरी लैम्डा। अब जरा यहाँ पे समझ लो, ये भी श्रिंग था ना, तो यही दूरी आपकी कहलाती है लैम्डा। एक श्रिंग से एक श्रिंग की दूरी लैम्डा कहलाती है। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, मुझे बोलने तक की आवश्यकता नहीं है। एक श्रिंग से एक गर्त की दूरी क्या होगी, एक उछाल से एक गड्ढे की दूरी क्या है, आधा है ना। तो यहाँ पे सेकंड हैशटैग क्या है, एक श्रिंग से एक गर्त की दूरी λ/2। तो ये भी सवालों में लिखा होता है, बिटवीन डिस्टेंस ट्रफ एंड क्रेस्ट इज इतना, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज λ/2, λ/2। क्लियरली, एक श्रिंग से एक गर्त की दूरी λ/2 कहते हैं। सब कुछ क्लियर। अब आप मुझे बताओ, ये सारे फैक्चुअल कंप्लीट हो गया, और लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको इसी फॉर्मूले पर आता हूँ, और क्या करेंगे, इसको समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उसको आपको समझना है। फैक्ट सारे कंप्लीट। अब जरा सुनना, ये फॉर्मूला आखिर कहाँ से आता है। किसी भी वेव की बात कर लो, मुझे अनुप्रस्थ अच्छा लगा तो मैं अनुप्रस्थ वाला एक बार बना देता हूँ फिर से। ठीक, ऐसा था ना, अनुप्रस्थ तरंगों का मैंने क्लियरली बताया। अब होगा क्या, ये है आपका ट्रफ, टी फॉर ट्रफ, टी फॉर ट्रफ, और ये सी फॉर क्रेस्ट। ठीक, अब जरा ध्यान से समझो, इस मोशन को ध्यान से देखो। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे समझो। ये मैंने पकड़ा, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, फिर इसको उठा के आगे रख दो, बार बार क्या हो रहा है, इतना ही डिस्टेंस आगे जा रहा है। ठीक, यही वेव इसी तरह आगे बढ़ती जा रही है। इस फिगर को ध्यान से आप भी समझ सकते हो कि इतना पार्ट अपना आगे बढ़ता जा रहा है। सीधा सा मुझे जवाब देना, ये मिनिमम आप इसी को कहोगे ना, एक चक्कर, एक चक्कर यही कहोगे ना, क्योंकि जो बार बार रिपीट होता है उसी को एक चक्कर कहते हैं, इसी को कहते हैं एक चक्कर। अब मुझे ज़रा सीधा सा जवाब देना, सवालों को पढ़ो, सवालों को पढ़ो, उसके बाद जो भी डिस्टेंस आपको गिवन है, जो भी डिस्टेंस गिवन है, कौन सा, वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ वाला,
तो हम यहाँ से स्टडी क्या करते हैं कि टी टाइम, मतलब एक चक्कर में मान लेते हैं टी सेकेंड। भाई जो एक चक्कर लेगा, जैसे सर्कल मानते हो, एक कंप्लीट चक्कर में लगाया गया समय जो होता है वही उसका टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट चक्कर में। अभी मैं उस फॉर्मूले पर नया डेरिवेशन पर बस आपको फील करवा रहा हूँ। भाई जाहिर सी बात है, इस टी सेकेंड को कंप्लीट करने में कितना दूरी चलता है, लैम्डा दूरी चलता है। टी सेकेंड में लैम्डा दूरी ही तो चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 लैम्डा होती है। इस एक चक्कर के दौरान वेव कितना आगे चला जाता है, लैम्डा दूरी। तो आप मुझे बताओ टी सेकेंड में लैम्डा दूरी, तो एक सेकेंड में लैम्डा बाई टी, एक सेकेंड में लैम्डा बाई टी। और आप क्या पढ़ते हो, वेग की परिभाषा क्या पढ़ते हो, या चाल की परिभाषा क्या पढ़ते हो? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब एक सेकंड में इतना चल रहा है, एक सेकंड में इतना चल रहा है, तो आप मुझे बताओ v सेकंड में कितना चलेगा। मैं वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूँ। एक सेकंड में इतना, तो v सेकंड में v बराबर जो एक सेकंड में चली गई दूरी है, क्या करोगे, v बराबर लैम्डा बाई टी। एक सेकंड में इतना है, तो जाहिर सी बात है v सेकंड की बात करेंगे तो v बराबर लैम्डा बाई 2। अब ज़रा डेफिनेशन को याद करो, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक सेकंड में चली गई दूरी को ही तो चाल कहते हो। एक सेकंड में जो चली गई दूरी है उसी को तो चाल कहते हो। तो क्लियरली आपको नहीं क्लियर हो गया, एक सेकंड में चली गई दूरी ही तो चाल है, मतलब ये लैम्डा बाई टी ही क्या है, आपका चाल है। क्या समझ में आया? चाल बराबर दूरी बटे समय में क्या पढ़ते हो, एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, एक सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा बाई 2, और इसी का मतलब है v इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और यहाँ पर होता है, चूँकि अभी मैं जस्ट पढ़ाने वाला हूँ, 1/t बराबर n होता है, जिसे आवृत्ति कहते हैं। 1/t बराबर आवृत्ति कहते हैं, और यहीं से ये फॉर्मूला आ जाता है v बराबर n लैम्डा। क्यों? क्योंकि भाई 1/t बराबर n, तो n लैम्डा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया। t सेकंड में चलता है लैम्डा दूरी, एक सेकंड में ये, तो एक सेकंड में चली गई दूरी ही तो चाल है। सभी को क्लियर? अब आते हैं जो आपका अब जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट होगा वाइब्रेटरी मोशन। क्या स्टार्ट होगा? वाइब्रेटरी मोशन। और हाँ, बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए याद आ गया, यही है। इतने ढेर सारे टॉपिक आपको स्टडी करवाना पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद आ गया। इसके बाद फिर हमारा सारा टॉपिक साउंड एंड वेव का फुल्ली ख़त्म, साउंड एंड वेव का फुल्ली ख़त्म। बस लास्ट ये टाइप समझ लीजिए, टाइप ऑफ साउंड। टाइप ऑफ साउंड, साउंड हमारी कैसी वेव थी, अनुदैर्ध्य तरंगे ना। तो ये साउंड के प्रकार के बारे में पढ़ लिए। यहाँ से बस 3 फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। ध्वनि के प्रकार इसे कहते हैं। भाई ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, इस ध्वनि के प्रकार को पढ़ लेते हैं इन शॉर्ट। टाइप ऑफ साउंड, या इसी को कह दीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार, सेम चीज़, अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार। ठीक, ये इतना पॉइंट बस आपको कवर करना है, दोनों सेम चीज़ है। अब ज़रा यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग वाइज बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। हेडिंग वाइज चलते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है, ये 4 प्रकार के होते हैं। आपके बुक्स में 3 टाइप गिवन होते हैं, मैं 4 टाइप बताऊंगा, एक तो नया सिखाऊंगा यहाँ से। तो ये टाइप ऑफ साउंड आपके 4 प्रकार के होते हैं, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं सबसे पहले इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव, सिर्फ नाम को याद कर लीजिए, इंफ्रासोनिक वेव, जिसका नाम होता है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे या फिर तरंग, क्लियरली पहला टाइप। 4 प्रकार के मैंने बोला है, 4 को आप रिमेंबर रख लीजिए। दूसरा आपका होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, जिसे कहते हैं ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स। तीसरा हम स्टडी करते हैं पराबैंगनी वेव्स। पराबैंगनी, या फिर इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक श्रव्य
पराश्रव्य वेव्स, पराश्रव्य तरंग, या फिर इसी को अल्ट्रासोनिक वेव्स। घबराइए मत, अभी मैं इसको ट्रिक सिखाऊंगा रिमेंबर रखने का, बस एक बार सुन सिर्फ लो, पहले टाइप को सुन लो। और चौथा होता है जिसे हम सुपर वेव्स एक तरह से कह लीजिए, मैं बता रहा हूँ मेरे शब्दों को समझ रही, या तो इसको सुपर समझो। सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, इससे बढ़ के कुछ हो ही ना, और इसी का नाम होता है हाइपरसोनिक वेव्स, इसी का नाम होता है हाइपरसोनिक वेव्स। ये आपको रिमेंबर रखना है, हाइपरसोनिक वेव्स। ये मैं आपको रटवाने के लिए बताया। सुपर वेव्स, सुपर मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही ना, आपने सुना होगा ना, सुपर से ऊपर से कुछ हो ही ना, ये सुपर वेव्स हैं, हाइपरसोनिक वेव्स, जिसको हम क्या करेंगे, ये 4 टाइप में रिमेंबर रखेंगे। पहला इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स, तीसरा पराश्रव्य तरंगे, और चौथा सुपर वेव्स। कैसे समझें कि हमारे दिमाग में बैठ जाए? श्रव्य तरंगे, पहले यहाँ से स्टडी करो। श्रव्य तरंगे मतलब जिसको हम सुन सकें, श्रव्य तरंगे सुनना, क्लियर है? श्रव्य माने सुनना। अब हमारे जो कान होते हैं कितना सुन पाते हैं? तो इतना तो आपको पता होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक, 20,000 हर्ट्ज तक की वेव्स को, ऐसी वेव्स, ऐसी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति क्या हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, वो होती हैं श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स, जिनको हमारी कानें सुन पाती हैं। अब जाहिर सी बात है अपश्रव्य, अब इसके बारे में क्यों नहीं स्टडी कर लें? अपश्रव्य तरंगे का मतलब होता है ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से कम। और मैं यहाँ पर जितने जगह बात कर रहा हूँ सभी जगह आएंगी क्या? आवृत्ति। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है ना, तो हम आवृत्ति के बारे में बता रहे हैं। ये जो चार्ट है ये बेस्ड होती है आवृत्ति पर। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपश्रव्य तरंगे, क्लियर। अब पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जो इससे भी ऊपर हों, मतलब 20,000 से ऊपर की तरंगे, 20,000 से ज़्यादा की तरंगे क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य। ये भी हमारी कानें नहीं सुन पाती हैं, तो ध्यान से समझना। 20 हर्ट्ज से कम हो इसको भी हम नहीं सुन पाते हैं, कुछ जानवर सुनते हैं या फिर कुछ अलग प्राणी सुनते हैं, मतलब प्राणी मतलब मानव नहीं, ध्यान से समझना, मानव नहीं, इंसान नहीं सुन पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवर या पक्षी सुन पाते हैं, ठीक। तो हमारे कान सिर्फ 20 से 20,000 तक सुन पाते हैं, ये हमारे कान की है क्षमता। अपश्रव्य में 20 हर्ट्ज से कम, इसको हम नहीं सुन पाते हैं, इसलिए क्रॉस लगा दे रहे हैं भाई, हम नहीं सुन पाते हैं। पराश्रव्य तरंगे इसको भी नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारी रेंज क्या है? 20 से 20,000, क्लियरली। सुपर वेव्स, इसको कैसे रिमेंबर रखो? ऐसी वेव्स जिसको सुन पाना पॉसिबल ही ना हो, जिसको कोई सुन ही ना सके, सुपर वेव्स, बिल्कुल। तो इसकी क्षमता होती है 1 गीगाहर्ट्ज। ये सबसे बड़ी तरंगे होती हैं जो कि 1 गीगाहर्ट्ज या इससे ज़्यादा की तरंगों को क्या कहते हैं? सुपर वेव्स या हाइपरसोनिक वेव्स। ये सबसे ऊपर है। हाइपर मतलब समझते हैं एकदम हाइपर, उससे बड़ा कुछ हो ही ना, तो इसको हमारी कानें सुन ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, पॉसिबल ही नहीं है, क्या है? संभव ही नहीं है। गलती से सुन लोगे तो पता ना आप जिंदा भी रहो कि ना रहो, आई डोंट नो। तो ये सबसे ऊपर है, 1 गीगाहर्ट्ज तक की या फिर इससे ज़्यादा की तरंगे होती हैं, ये रिमेंबर रखिएगा। अब चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 डेफिनेशन बचे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपका झूम उठोगे, और ये चैप्टर के ये लास्ट पॉइंट हैं, इस चैप्टर के ये लास्ट पॉइंट हैं। फिर मैं क्या करूँगा, आपके लिए कुछ क्वेश्चन के वीडियो बना दूंगा इस पर बेस्ड, जिससे आपके सवाल भी सॉल्व हो जाएं और आपके फैक्ट भी पूरे क्लियर हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं 4 डेफिनेशंस के बारे में जो आपसे पूछता है। सबसे पहला, आवर्ती गति। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है पेंडुलम की कहानी या फिर एसएचएम की कहानी। आवर्ती गति जिसका नाम होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन समझाऊंगा इतने बेहतरीन तरीके से, रटना नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से समझना। आवर्ती गति एक पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है दोलनी गति या दोलन गति, सेम चीज़ है। दोलन गति कहें या दोलनी गति कहें, और इसी को हम लोग कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, कंपन गति।
वाइब्रेटरी मोशन, इंग्लिश इसका होता है ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन या फिर ऑस्किलेशन इसी का नाम है। और कंपन की इंग्लिश होती है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियरली। दूसरा पॉइंट, तीसरा हमें पढ़ना है आयाम, तीसरा पढ़ना है आयाम और चौथा पढ़ना है आवृत्ति। बस ये 4 डेफिनेशन रिमेंबर रख लीजिए, आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक। आवर्ती गति, दोलनी गति या कंपन गति सेम चीज़ है, आयाम है और क्या है, आवृत्ति है, ठीक। एक तरफ से क्यों ना डिस्कस करें। चलिए, आपको कुछ भी नहीं पता हो, अपने माइंड को क्लियर करना, तभी मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी। मतलब जो पढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बातों को सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। कंसेप्चुअली समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं। आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, नाम से सुनो पीरियोडिक, यहाँ पे लिख सकते हैं पीरियड, और पीरियड का मतलब होता है टाइम, पीरियड का मतलब होता है टाइम। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया, पीरियड का मतलब टाइम होता है, और गति मतलब याद करो, चाल ओल के बारे में पढ़े हो ना, चाल, दूरी, इसी में आता है ना गति। गति का मतलब चलना, गति का मतलब बॉडी का चलना। अब बन गई डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर। पीरियोडिक मोशन में होता क्या है, बस ये ध्यान देना कि कोई बॉडी, कोई कण, कोई पार्टिकल, कोई पत्थर, कोई पिंड, कुछ भी हो, छोटे से लेके बहुत बड़ा तक, निश्चित समय में अपने मोशन को बार बार रिपीट करें। निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराना। यहाँ पे बस रिमेंबर रखना, निश्चित समय में, निश्चित समय, भाई पीरियड का मतलब टाइम, और ये पीरियड सभी का फिक्स होता है। एक टाइम पीरियड फिक्स तो होता है ना, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब बेहतरीन समझोगे। निश्चित समय में निश्चित दूरी को, दोनों जगह देखो, बस मैंने क्या किया है, निश्चित लगाया है। निश्चित समय में निश्चित दूरी को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बस क्लियर। इसी को कहते हैं आवर्ती गति। ऐसी गति, ऐसा मोशन जहाँ पे कण, पिंड, पार्टिकल कुछ भी हो, एक फिक्स टाइम इंटरवल ले और अपने पाथ को बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो वो कहलाता है आवर्ती गति, आवर्ती गति। और इसके अलावा तीसरा कंसेप्ट मत ऐड करना, सिर्फ इतना ही है, निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार रिपीट करना। अब एग्जाम्पल से समझो, हमारे पृथ्वी की गति, हमारे पृथ्वी की गति, ज़रा सोचो पृथ्वी कैसे घूमती है भाई, घूमती है ना गोल गोल। क्या होता है टाइम पीरियड, 24 घंटे में आपने पढ़ा है ना, 24 घंटे में हमारी पृथ्वी घूम जाती है एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। ज़रा समझो कितना गजब का प्रोसेस है। 24 घंटे टाइम इंटरवल और एक चक्कर पूरा लगा लेती है। फिर अगले दिन क्या करती है, 24 घंटे में फिर एक चक्कर, फिर 24 घंटे में एक चक्कर। क्या कर रही है, निश्चित समय ले रहा है, और पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई भाई नापा गया है ना, एक निश्चित दूरी है, तभी तो वो चक्कर काट रही है। तो एक निश्चित डिस्टेंस माना गया है ना कि पृथ्वी की ऊपरी सरफेस कुछ इतना है, ठीक, सब कुछ डिफाइंड है। हो गया क्लियर परिभाषा। पृथ्वी की गति आवर्ती गति है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाना। और एग्जाम्पल बताऊं, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर। तो आप मुझे बताओ वो कितने दिन में पूरा होता है। आप पढ़े हैं ना, 365 दिन लगता है उसको पूरा वो करने में, एक वो चक्कर लगाने में। सेम वही चीज़, ऐसे समझो पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर काटता है, कभी ना कभी तो एक चक्कर पूरी करती होगी। बस डेफिनेशन पे आओ, वो समय ले लो, निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करना, आवर्ती गति। और बेहतरीन एग्जाम्पल बताऊं, हमारे घरों में घड़ी लगी होती है, क्लॉक, समय बताने वाली घड़ी। अब ज़रा सोच लो उसकी गति देखो, सोचो कितनी अच्छी होती है घड़ी, अपने जगह पे बार बार गोल 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 घूमती है। सेकंड की सुई क्या करती है, 60 सेकंड में एक चक्कर। चलो इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, आवर्ती गति के बारे में बात कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना। घड़ी में जो सेकंड सुई होती है, कौन सी, सेकंड वाली सुई, ये क्या करती है, 60 सेकंड में एक चक्कर, 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है ना। आपको पता है निश्चित समय में निश्चित दूरी, यही है ना, निश्चित समय निश्चित दूरी, क्लियर। उसी तरह से मिनट वाली सुई, ठीक, वो क्या करती है, 60 मिनट में क्या करती है,
60 मिनट में 1 घंटे पूरी कर लेती है ना मिनट वाली सुई, तो उसका क्या फिक्स इंटरवल है 60 मिनट। मतलब मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। क्या समझ गए? इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बस यही रिमेंबर रखना, क्योंकि डिफरेंस बड़ा तगड़ा पूछता है। मैं तो परिभाषा सिखा रहा हूँ ना, आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछता है, कहता है क्या दोलनी गति आवर्ती गति है, क्या दोलनी गति आवर्ती गति है? जवाब आप करेगा हाँ है, बिल्कुल है। तो अभी आगे पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन याद रखना, वो आपको बझाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो दो में कंपैरिजन करके पूछता है कि आवर्ती गति दोलन गति है या दोलन गति आवर्ती गति हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो डेफिनेशन क्लियर रहे, इमेजिनेशन कर लेना, क्वेश्चन पूछे इमेजिनेशन कर लेना। तो रिमेंबर, निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार रिपीट करना कहलाता है आवर्ती गति। इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ो ही मत और सोचना ही मत। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, और ऐसे ही नोट करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब आ जाओ दोलनी गति पे। दोलनी गति में सबसे बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, दोलन गति कहें चाहे कंपन गति कहें सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन पहले इसके मोशन को समझ लें। दोलन गति में भी सेम चीज़ है, निश्चित दूरी तय करती है निश्चित समय में, बट एक पॉइंट के अलॉन्ग मोशन होता है, ऐसे समझना। दोलन गति आवर्ती गति हो सकती है, बस दोलन में डिफरेंट क्या होता है, निश्चित बिंदु के अलॉन्ग, मतलब फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग ये मोशन होता है। निश्चित बिंदु, पहले मुझे लिखने दो, निश्चित बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब इसके रिस्पेक्ट में, निश्चित बिंदु, इसे हम कहेंगे फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट। अब क्या करता है ये, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। फिक्स डिस्टेंस को फिक्स टाइम में बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करता है, यही इसकी खास बात है। ये क्या है, निश्चित टाइम, फिक्स टाइम या फिर फिक्स टाइम इंटरवल, और ये क्या है, निश्चित दूरी, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पाथ। क्लियरली अब जरा समझना, ये क्या करता है, दोलनी गति किसी पॉइंट के अलॉन्ग, एग्जाम्पल से समझाऊं, आपने घरों में घड़ी देखा होगा ना पेंडुलम वाली, जिसमें पेंडुलम ऐसे चलता है, समझ गए? इसी मोशन को समझो, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, आप मुझे बताओ, ये अपने जनरल पोजीशन पर होती है, जब इसको छोड़ते हो तो ऐसे मूव करती है ये। अब ज़रा देखो, ये इसका फिक्स पोजीशन, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, तो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अलॉन्ग जो उसकी मीन पोजीशन है, जो उसकी साम्य अवस्था है, इसी के अबाउट बार बार मोशन करता है ना, तो इस गति को कहते हैं दोलनी गति। दोलनी गति में क्या होगा, निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार रिपीट करता है अलॉन्ग फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु के सापेक्ष, रिमेंबर रखना। और आपको पता है, यहाँ से एक मैं अच्छी बात बता दूँ, वाइब्रेटरी मोशन में या दोलनी गति में रियल में ये इसकी साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था, एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा यार, कन्फ्यूज़न कहीं होने नहीं दूंगा। साम्य अवस्था या फिर मीन पोजीशन, हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, मीन पोजीशन। आप मुझे बताओ, पता है वन ऑस्किलेशन किसे कहते हैं या वन वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? आपसे पूछता है एक कंपन किसे कहते हैं, तो समझ लो, यहाँ से यहाँ तक जाना, ऐसा तो नहीं ना है कि दोलनी गति आपकी गोल गोल घूमने लगती है। कोई ऐसी घड़ी देखे हो जो पूरा ऊपर चक्कर काट ले? नहीं काटती है। तो दोलनी गति में ये थोड़ा ही घूमता है, ये थोड़ा हिलता है। तो समझना एक दोलन किसे कहते हैं, साम्यावस्था से एक तरफ जाना, साम्यावस्था से एक तरफ जाना और यहाँ से मीन पोजीशन पर वापस आना, और वंस अगेन यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक वापस आना। इसको कहते हैं वन ऑस्किलेशन, इसको कहते हैं वन ऑस्किलेशन, इसको कहते हैं वन ऑस्किलेशन। और कैसे समझेंगे, मीन पोजीशन से इधर जाए, फिर इधर आए और फिर इधर आए, ये होता है आपका वन ऑस्किलेशन। क्लियर हो गया इस पॉइंट के अबाउट। एक बार जाना आना, फिर जाना फिर आना,
समझ में आ गया? तो ये पॉइंट याद रखना, ये रिमेंबर रखना, इसी को कहते हैं वन ऑस्किलेशन। क्लियर? वन ऑस्किलेशन या वन वाइब्रेशन, दोनों चीज़ सेम है। अब ज़रा समझ लो, जो मैंने बताया था परिभाषा ख़त्म ना, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो वास्तविकता है कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन सेम तो नहीं है, तो डिफरेंस को समझ लो। मैंने बोला है ना, जिसको डीप में पढ़ना, एकदम घुस जाना है फिज़िक्स में, वो मैंने फिज़िक्स डोनर पर एकदम डीप में पढ़ा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका छोटा सा पॉइंट है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है, इसलिए ये डिफरेंस भी क्लियर कर लेना। जब एंगल, मैंने तो पहले क्लियर कर दिया, वाइब्रेटरी मोशन क्या करता है, ऐसे वाला मोशन वाइब्रेटरी मोशन। जब ये एंगल, घड़ी का ऐसा एंगल जिसमें जो एंगल होता है 10 से 15 डिग्री हो, मतलब ऐसे पेंडुलम का मोशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल जो बनता है, आप मुझे बताओ ये घड़ी का एंगल क्या बनेगा? कुछ ना कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, कुछ ना कुछ एंगल ये थीटा बनेगा। जब ये छोटा वाला थीटा 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है तो उस मोशन को कहते हैं दोलनी गति। दोलनी गति के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है 10 डिग्री से 15 डिग्री का ही डिस्प्लेसमेंट आपको करना है। इसीलिए जो हमारी घर की घड़ियां होती हैं वो 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में ही मूव करती हैं। कोई ऐसी घड़ी नहीं देखे होगे जो 30 डिग्री मूव कर जाए। तो यही लॉजिक है, यही रियल फैक्ट है। 10 से 15 डिग्री वाले ऑस्किलेशंस को या इस ऑस्किलेटरी मोशन को दोलन गति कहेंगे, और जैसे इससे ज़्यादा होते हो वो कन्वर्ट हो जाता है वाइब्रेटरी मोशन में। यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी फैक्ट को रिमेंबर रखना, जो हमारी घर की घड़ी सुइयाँ होती हैं, पेंडुलम घड़ी जो होती है, जो सिंपल पेंडुलम क्लॉक होता है, उसका भी एंगल 10 से 15 डिग्री ही होता है। ठीक है, क्लियरली ये कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, दो डेफिनेशन ख़त्म। आयाम की परिभाषा यही समझना, आयाम का मतलब होता है विस्थापन। आयाम का मतलब होता है विस्थापन। आयाम का मतलब होता है विस्थापन। देखो डेफिनेशन तैयार। आयाम का मतलब विस्थापन, इसका मतलब, और इसे हम लोग इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये जो घड़ी ना जितना अधिकतम इधर तक जाती है, मतलब मीन पोजीशन से अपने साम्यावस्था से जितना विस्थापित होती है, उसी को कहते हैं आयाम। अधिकतम विस्थापन को सवालों में यही लिखा होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज एम्पलीट्यूड। मतलब कोई कण हो, कोई पार्टिकल हो, जो कण है या कोई बॉडी है, कितना विस्थापित हुई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे पता है विस्थापन क्या होगा, ध्यान से समझो, इसीलिए मैंने इतना ज़बरदस्त बनाया है। पहली बार अधिकतम बॉडी कितनी जा रही है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड ए। और सेम उसी तरह से मीन पोजीशन से इधर कितना जा रही है, ए। इसीलिए सिंपल पेंडुलम का साम्यावस्था से एक तरफ, परिभाषा सुनना, परिभाषा बोल रहा हूँ, किसी घड़ी का, किसी पार्टिकल का साम्यावस्था से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और याद करो दोलनी गति में मैंने क्या बोला, निश्चित बिंदु के सापेक्ष ना, यही इसका साम्यावस्था है। इस निश्चित बिंदु को आप मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। निश्चित बिंदु के अलोंग का मोशन है ना, निश्चित बिंदु के, तो वो मीन पोजीशन है। वो निश्चित बिंदु क्या है, ये है। कोई भी मोशन देखना किसी निश्चित बिंदु के अलोंग, निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक तरफ कितना अधिक विस्थापित हुआ है, साम्यावस्था से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। यही रीज़न है कि चाहे बॉडी का मीन पोजीशन लो और चाहे बॉडी का फिक्स पॉइंट लो, फिक्स पॉइंट के अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो साम्यावस्था से एक तरफ के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये सब कॉपी में लिखना, बिल्कुल फेयर बनवा रहा हूँ, ये एकदम प्योर फेयर है। अब आवृत्ति पर आते हैं। आवृत्ति की बड़ी ख़ास बात है। आयाम को तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले बता दिया। आयाम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल ए से, सेम चीज़, ठीक। आवृत्ति के बारे में आपको पता है, यन से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति को यन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकेंड या फिर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? सोचो, बस परिभाषा बता रहा हूँ, ये सब बकवास है, कुछ नहीं खास है, बस समझ लो। एक सेकंड में पार्टिकल कितना कंपन किया। आवृत्ति का मतलब कंपन करना, वाइब्रेट करना। एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ऐसे पढ़ो ठेठ भाषा में, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपनों, ये सवालों में यही गिवन होता है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? पर यूनिट टाइम का मतलब, पर यूनिट टाइम का मतलब एक सेकंड। इसका इंग्लिश में मतलब इतना बड़ा है और हिंदी में इसका मतलब है एक सेकंड। पर यूनिट टाइम का मतलब एक सेकंड, और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मतलब कुल कंपनों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मतलब कंपनों की संख्या। क्लियर? एक सेकंड में कोई पार्टिकल कितना कंपन करता है उसी को कहते हैं कंपनों की संख्या। क्लियर? एक सेकंड में कितना वाइब्रेशंस हो रहा है इसी को कहते हैं आवृत्ति। किसी कण के द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है, उस कण की आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर? तो ये हमारा ऑस्किलेशन मोशन, पीरियोडिक मोशन सब कुछ कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसके बाद जो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बस एक फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला के साथ एक फैक्ट बताता हूँ और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमारी वेव ऐसे चलती है, ऑलवेज़ रिमेंबर रखना। पहली बात, अब ये बिल्कुल वीडियो के लास्ट में है, ऐसा ज़बरदस्त फैक्ट दे दूँ जिससे आप एकदम मगन हो जाओ। ठीक है ना? वेव में मोशन वेव कैसी करती है भाई? ऐसे करती है। श्रृंग गर्त अब आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे क्या होता है? पहली चीज़, वेव के दौरान तीन चीज़ें हो सकती हैं। हम तो स्टडी करते हैं विस्थापन, बस फैक्ट लिख लो, सवालों में आपसे यही पूछता है। हम स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई वेव क्या देती है? डिस्प्लेसमेंट देती है। साथ ही साथ वो घनत्व भी दे सकती है। ध्यान से समझना, वेव के दौरान वो घनत्व भी दे सकती है, डेंसिटी भी दे सकती है रिजल्टेंट के तौर पे, और साथ ही साथ वेव की इक्वेशन प्रेशर भी दे सकती है, दाब भी दे सकती है। अब आपको एक जनरल बस सिर्फ रूल समझा दे रहा हूँ, अभी तक तो ये आप सुने ही नहीं होगे, लेकिन बस फैक्ट रिमेंबर रख लो। हम लोग वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं y बराबर a sin ओमेगा t, ये वेव की इक्वेशन होती है। और याद करो, मैंने आयाम जस्ट अभी पढ़ाया ना, आयाम क्या था? वो वेव का आयाम था, तरंग का आयाम था। उसी तरह से इस y को ही हम लोग आयाम कहते हैं, इस y को ही आयाम कहते हैं। तो ये है क्या? ये है विस्थापन। ये आपको थोड़ा डीप लेवल की बात कर रहा हूँ, ये आपके लेवल से ऊपर की बात कर रहा हूँ। वेव की इक्वेशन होती है y बराबर a sin ओमेगा t, a होता है आयाम, ठीक है ना? ये y क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, y बराबर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जो हमारी तरंगें होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विस्थापन नहीं देती हैं, और भी वो दे सकती हैं, घनत्व भी दे सकती हैं रिजल्ट के तौर पे, प्रेशर भी दे सकती हैं रिजल्ट के तौर पे। कैसे? क्योंकि वेव में क्या ट्रांसफ़र हो रहा था? एनर्जी। अब ज़रा समझ लो, वेव में क्या ट्रांसफ़र हो रहा था? एनर्जी। यही हो रहा था ना, मैंने क्लियरली क्या बोला था? वेव में हमारी क्या ट्रांसफ़र हो रही थी? ऊर्जा। और क्या ट्रांसफ़र हो रहा था? संवेग। हमारा इसके साथ क्या हो रहा था? संवेग। आप मुझे बताओ, ये जब एनर्जी और संवेग का ट्रांसफ़र करती है ना, तो ये किसके किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकती है? विस्थापन के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू और प्रेशर के थ्रू। मतलब एक तरंग के अंदर ये भी गुण होता है, वो विस्थापन ही ना दे, घनत्व भी दे सकती है, दाब भी दे सकता है। ये सिर्फ फैक्ट याद रखना। और बाकी 11th के बच्चों को तो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ तो वहाँ पर मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, रिलेशन है। ठीक है? इसके बाद एक वेव के दौरान
एक वेव के दौरान 1 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार आपका पॉलिटेक्निक के लिए श्योर है 1 नंबर। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, जब वेव चलती है तो क्या नहीं बदलता है। जब वेव मतलब तरंग चलती है तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती। लाइट में भी मैंने पढ़ाया था, आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। जब वेव चलता है या जब ऊर्जा चलती है तो आवृत्ति कभी नहीं बदलता, और क्या बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। और क्या बदलता है, चाल बदलता है, चाल बदल जाती है। कब बदलता है, जब वेव हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब वेव हमारी, जैसे मान लो ये वेव चल रही है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिफरेंट मीडियम आ गया, यहाँ पे कोई डिफरेंट मीडियम, हमारी ये वेव चल रही थी, बीच में एक डिफरेंट मीडियम आ गया। तो जब हमारी तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, चाल उसकी बदल जाती है। क्लियरली, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हम क्या स्टडी कर लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ऊर्जा और आयाम से रिलेटेड। जो तरंग की ऊर्जा होती है, वेव की जो ऊर्जा होती है, तरंग ऊर्जा की बात करें, मतलब मैं मेनली बात कर रहा हूँ वेव की एनर्जी के बारे में, ये आपकी डिपेंडेंट होती है। एक फार्मूला इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, V बराबर n लैम्डा। यहाँ पे हमेशा रिमेंबर रखना सवाल कैसे बन सकता है, जो मैंने बताया था कि लास्ट में एक सवाल बताऊँगा। V बराबर n लैम्डा पे पता है सवाल कैसे आता है, कहेगा कि जब हमारी प्रकाश किरण या फिर कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो आवृत्ति नहीं बदली, और जब आवृत्ति नहीं बदला ना तो पता है क्या फार्मूला लगता है, इसको लिख सकते हैं n बराबर V बाई लैम्डा, लिख सकते हो ना, n बराबर V बाई लैम्डा। और दो माध्यम के लिए एक फार्मूला लगाना, V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2। यहाँ से आपके पॉलिटेक्निक के सवाल फोड़ के आओगे, बस रिमेंबर रख लो। क्यों भाई, आवृत्ति तो बदलती ही नहीं है, मैंने पहले बोला ना, वेव की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, और जब आवृत्ति नहीं बदला तो इसको मान लेंगे एज अ कांस्टेंट, इसको मान लेंगे एज अ कांस्टेंट। रिलेशन क्या बना, V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, जो कि ये रिलेशन गिव करता है। सवाल जब लगाऊंगा तो सवाल में देखना यही क्वेश्चन पूछा है आपके, V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2। क्लियर, यहाँ से बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट था जो कि बेस था V बराबर n लैम्डा पे। और दूसरा फार्मूला तरंग ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा आवृत्ति और आयाम के ये रिलेशन बनाती है, बस याद रखना। ये आई क्या होता है, इस तरंग की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। आई का मतलब इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बॉडी की क्या रिप्रेजेंट करती है, ऊर्जा को बताती है। हम कितने इंटेंस हैं वो तरंग की ऊर्जा को बताता है। समझ गए मेरी बात। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। भाई कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेव चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं। ये कैसी एनर्जी है, वेव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो वेव एनर्जी किस पर डिपेंडेंट होती है, तीव्रता पर। तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब आई होता है, और आई का रिलेशन आयाम के साथ कुछ इस तरीके से होता है, आयाम का वर्ग तीव्रता कहलाता है। और बस इस रिलेशन को याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है, मतलब इस चैप्टर का ये भी एक धमाकेदार फॉर्मूला है। आई का मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता, और ये है एम्पलीट्यूड। आपने आयाम पढ़ा था ना, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ से रिलेशन आप कैसे पढ़ोगे, I1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन बन गया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर इस फार्मूले से। तो यहाँ से ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, I1 अपॉन I2 इज़ इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। A1 A2 क्या है हमारे, A1 और A2 आयाम हैं। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म। पूरी तरह से मतलब मैंने
कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई फैक्ट नहीं छोड़ा, कोई सवाल नहीं छोड़ा। एक फार्मूला ये एक फार्मूला, इससे पहले v1/λ1 = v2/λ2 दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला v बराबर n लैम्डा। क्लियर? इतना सारी बातें हो गया। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, आवृत्ति n बराबर 1/t, ये तो आपको याद ही होगा, आवृत्ति बराबर 1/2। अब इसको थोड़ी ना बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सारा सब कुछ कंप्लीट हुआ, ठीक है। और t का मतलब क्या है भाई? आवर्तकाल होता है। t का मतलब होता है आवर्तकाल। चलो इसको भी बता ही देते हैं लास्ट में जाते जाते। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल क्या है सुन लीजिए। वैसे तो आपको पहले से पता होगा चीज़, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल पता है क्या होता है? एक कंप्लीट चक्कर में लगा समय। मैंने बताया था ना वेव का चलना, ये हमारी वेव का चलना एक चक्कर में लगा हुआ समय। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। चलो इसके डेफिनेशन पे क्यों ना अच्छे से ही बात कर लेते हैं, देख लो फिर। एक चक्कर में लगा समय, चक्कर का मतलब एक चक्कर, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में वन ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड। वन ऑस्किलेशंस का, कोई पार्टिकल है, ऑस्किलेशन मतलब उछल कूद, तो एक ऑस्किलेशन में लगा समय। कोई वेव है एक चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड t होता है। एक चक्कर, यही कहोगे ना, एक चक्कर कंप्लीट, जो कि वेव बार बार कंटिन्यूअसली कर रही थी। तो एक चक्कर में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। या फिर एक ऑस्किलेशन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। या फिर एक कंपन में लगा समय, कंपन मतलब वन वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, एक कंपन का लगा समय। क्लियर? एक कंपन का लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। और कंपन का मतलब वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं, बता ही दिए, टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके संबंध बताता है? आवृत्ति से इसका सीधा संबंध होता है। n बराबर 1/t, ये होता है आवर्तकाल, ये होता है आवर्तकाल, और ये होती है आवृत्ति, ये होती है आवृत्ति। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट टॉपिक समाप्त होता है, बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंटली के साथ, फुल्ली टॉपिक, फुल्ली कंसेप्ट, फुल्ली सब कुछ के साथ। तो फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल पर, वहाँ पर हम कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो लोग इसको सिर्फ नोट्स वाइज भी अगर नोट किए होंगे तो मैं फुल्ली गारंटी से कह रहा हूँ आपका सवाल नहीं छूटेगा, नहीं बचेगा, बस आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।